नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का केपी सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार और स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है परीक्षा के विषय में। जैसा कि आज जो वीडियो देख रहे हैं, आज की तारीख है 3 फरवरी 2024। आने वाली 5 फरवरी 2024 से लगभग बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं स्कूल की, वो उनके शुरुआत होने वाली है, उनका आगाज होने वाला है। इस समय में एक सही मार्गदर्शन सभी बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप सही मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं तो आप परीक्षा का जो समय होता है उसके अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए क्या क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करना है, उन विषयों को लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जो आपके पेपर्स जो लोग डिसाइड करते हैं, उन्होंने क्या परीक्षा के विषय में अभी तक आपको बताया है, वो सारी बातें मैं पॉइंट टू पॉइंट करूँगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ मैं कोई क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं सारे विषयों के बारे में एक एक कर के बात करूँगा कि किस विषयों में कैसे परफॉर्मेंस किया जाना है, क्या चीज़ें आपको करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। तो इस कड़ी में सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कि परीक्षा की योजना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अधिकतर बच्चे इस चीज़ को, इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और इसको करते भी नहीं हैं। परीक्षा की योजना से मतलब क्या होता है? जब आप पूरे सेशन के अंदर पढ़ाई करते हैं तो वो एक अलग टाइम होता है, लेकिन जब परीक्षाएं शुरुआत होने से कुछ समय पहले से जो आपकी योजनाएं होती हैं वो एक अलग विषय होता है। परीक्षा की योजना से मतलब क्या? परीक्षा की योजना से मतलब आपका एक ऐसा टाइम टेबल जिसके अंदर आपको उठने से लेके सोने तक का टाइम टेबल फिक्स हो। उसमें आपका डाइट का भी आ जाता है। अच्छी डाइट लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं तो ये चीज़ें होती हैं कि बच्चे ने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी लेकिन वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाया, तो अंतिम समय में अधिकतर बच्चे जो हमें देखने को मिलते हैं वो बीमार हो जाते हैं। उस कारण से उनके साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। तो हमें योजना बनाना है। अब योजना कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको योजना बना करके बता दूं कि ये फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योजनाएं हर बच्चे की, हर बच्चा अपने हिसाब से उसको करना चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ाई करने का जो टाइम शेड्यूल आपने बनाया, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नाइट स्टडी काफ़ी बेटर लगती है तो वो रात के समय पढ़ें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से 5 बजे या 4 बजे रात के उठ करके ही पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से जब पढ़ा जाता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल करके आता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, परीक्षा की योजना बनाना है। योजना में कोई आपको ऐसा नहीं लगाना है कि 24 घंटे में से 18 घंटा की योजना बना ली, बिल्कुल नहीं। जब भी आप योजना बनाएं, सबसे पहले अपना सोने का समय, उसमें से कम 6 से 7 घंटे निकाल दें। उसके बाद की आपकी योजनाएं बनाएं। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय में आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, आप खेलना छोड़ दें। वो सारा टाइम कम जरूर कर सकते हैं लेकिन आपको वो करना जरूर है, क्योंकि आप यदि लगातार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक नुकसानदायक चीज़ होती है कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप
अब लोड लेकर के पढ़ेंगे और उसका नुकसान आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम करना आपको योजना बनाना। अब दूसरा पॉइंट मैंने डाल के रखा है कि क्या पढ़ें। क्या पढ़े से मतलब क्या पढ़ें, इसमें मेरी जो आपको राय रहेगी ये रहेगी कि आपने साल भर जो पढ़ा है आप केवल उसका रिवीजन करें। कोई भी नई चीज़ आप ना पढ़ें। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि परीक्षा के बीच में 2 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है, तो ये नई चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। ये आपने जितना भी पढ़ा है पुराना, उस पढ़े हुए को दोहराना है, बस रिवीजन करना है। नई चीज़ कोई भी पढ़ेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ना तो आपको नई चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, और जो पुरानी चीज़ आपने पढ़ी थी वो भी कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप केवल वही पढ़ाई करें जो साल भर आपने पढ़ा है। हाँ, जो पढ़ा है अगर उसमें कोई डाउट है तो आप जरूर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट हो गया कि क्या पढ़ें। जो पढ़ा है सारे विषयों में उसका केवल रिवीजन करना है, और रिवीजन भी योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। 2 दिन की छुट्टी है तो एक दिन में हम एमसीक्यू लगाएं और अगले दिन में हम क्वेश्चन आंसर पे नज़र डालें। कैसे पढ़ें? तो पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका जो होता है मेरे अकॉर्डिंग वो होता है कि आप लिख कर के देखें। आपकी प्रैक्टिस जितनी लिखने की रहेगी उतना आपके माइंड के अंदर ज़्यादा स्टोरेज रहेगा। क्योंकि जब आप किसी मूवी को देखने जाते हैं तो आपको मूवी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। उसका कारण यदि कभी आपने खोजने की कोशिश करी होगी तो इसलिए रहता है वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंस आपके इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी आई है, आप मूवी देख रहे हो तो आई से आप देख भी रहे हो, कान भी एक्टिव है वहाँ पे, सुन भी रहे हो। तो जितने ज़्यादा सेंस जब व्यक्ति के एक्टिव होते हैं तो उतने लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरी रहती है। तो ये चीज़ें आपको करना है, लिख कर के प्रैक्टिस जितनी हो वो करना है। कितना समय पढ़ें, तीसरा पॉइंट, तो कोई समय फिक्स नहीं है कितने समय पढ़ें कि मैं बता दूं आपको 12 घंटे पढ़ें या 14 घंटे पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप जब आपको माइंड आपका फ्रेश रहे, जब आपको अच्छा लगे, उसी समय आपको उतनी ही पढ़ाई करना है, चाहे वो 4 घंटे हो या 6 घंटे हो। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका सिटिंग काफ़ी पहले बहुत अच्छा रहा हो तो वो लगातार 3 घंटे बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं बैठ पाते हैं, तो उस समय में क्या करना है हमें कि हमें पढ़ाई के अंदर ब्रेक लेना है। हमने 1 घंटे पढ़ाई करी या 2 घंटे पढ़ाई करी, एक 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लें। उसमें जो भी आपकी हॉबीज़ वाली चीज़ें हैं जिसको देख कर के आप काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को गाना सुनना पसंद है तो उस समय आप म्यूजिक को सुनें, किसी को टीवी देखना पसंद है वो चलाएं, किसी को रील देखना पसंद है इंस्टाग्राम की तो वो करें। लेकिन उसका एक बाउंडेशन फ्रीएट फिक्स होना चाहिए कि मुझे 15 मिनट में उस एक्टिविटी को छोड़ देना है, फिर अगले 1 घंटे पढ़ें, फिर ये चीज़ दोहराएं। तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा खाएं, अच्छे लोगों के बीच में रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मोटिवेटेड लोगों के साथ में रहें, नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें। जो आपको मोटिवेट करते हैं या जिन लोगों से आप मोटिवेट होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द रहें। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में चले गए या नेगेटिव चीज़ों को आपने देख लिया, नेगेटिव लोगों से बचें। ये वो लोग होते हैं जो आपका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? वही आपके मित्र भी हो सकते हैं। आपने बोला कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो बोलेगा ये तो आएगी ही नहीं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। या बाकी के क्या होता है नंबर से, क्या होता है पढ़ाई से, तो ये लोग आपको नेगेटिव बातें करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपको लॉस होने वाला है। अब आगे जो मैं बात करूँगा वो
जो हमारे लोग हैं जो पेपर्स को सेट करते हैं उनके द्वारा कुछ गाइडेंस दिया गया है, जिसकी दैनिक भास्कर में काफ़ी अच्छी कटिंग आई है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। उसके माध्यम से पढ़ेंगे कि नंबर कटते कहाँ हैं। ये बच्चे को तो हर बच्चे को पता है कि नंबर मिलते कहाँ हैं, लेकिन कभी इस पे हमने ध्यान नहीं दिया कि नंबर कटते कहाँ हैं। अगर हमने इस पे फोकस कर लिया कि नंबर कटते कहाँ हैं, तो नंबर तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो अब आने वाले जो वीडियो है या आने वाले जो अभी आगे मैं बात करूँगा इसी वीडियो के अंदर, वो करूँगा कि नंबर कटते कहाँ हैं, वो सारी बातें हम पॉइंट टू पॉइंट आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्लास 10th का देके रखा है, लेकिन क्लास 10th का ही वो ज़रूरी नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि बात करें अलग अलग विषयों की, यहाँ पे बताई गई ये बातें। सबसे पहले बात करिए कि भैया साइंस में जो नंबर कटते हैं वो कहाँ कटते हैं, डायग्राम में कटते हैं। बच्चे छोटे डायग्राम बनाते हैं और उसकी लेबलिंग नहीं करते, मतलब उसके पार्ट्स के नाम नहीं लिखते, वहाँ नंबर कटते हैं। दूसरी बात हिंदी का यहाँ बताया गया है कि हिंदी में समय सीमा को पार, शब्द सीमा मतलब उसकी शब्द सीमा 50 शब्दों की है और बच्चा उसको 200 शब्दों में ले जाता है, उसको लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको जितना प्रश्न पूछा है केवल उतने का ही उत्तर देना है। ये हुई दो सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की बात करते तो देखिए प्लस माइनस के साइन नहीं लगाने से नुकसान होता है, तो बिल्कुल ये प्लस माइनस का सिंबल लगाने का मैथ्स के अंदर अगर आप नहीं लगाएंगे, या आप यदि ऐसा प्रॉपर सिंबल भी नहीं लगाएंगे, तो वहाँ आपके नंबर माइनस होने का चांस रहता है और आपका आंसर भी वहाँ से गलत आता है। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। जहाँ डायग्राम जरूरी हो मैथ्स के अंदर वहाँ डायग्राम बनाना है, ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हिंदी की मैंने आपको बता दिया है, मात्रा की गलतियाँ बच्चे करते हैं। अब एक ही प्रश्न के अंदर यदि आपने 2 3 4 बार मात्रा गलती कर दी तो एक से आधा नंबर आपका कट जाता है। ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में आंसर ना लिखें, सरल भाषा में लिखें, सरल शब्दों में लिखें। ये जरूरी नहीं कि आंसर आप बड़ा लिख रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इंग्लिश में फुल स्टॉप कॉमा ना लगाने से अंक कटते हैं। साइंस की बात मैंने बताई दी, छोटे डायग्राम बनाते हैं, नामांकित उसको नहीं करते हैं। ठीक है, वो डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, पेन पेंसिल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डायग्राम आपको बनाना है। सोशल साइंस में तारीख, क्योंकि सोशल साइंस में हिस्ट्री होती है तो डेट का काफ़ी महत्व होता है, वहाँ पर आप तारीख तारीख आप नोट नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे तारीख ही है। डेट या ईयर जो भी आपको वहाँ मेंशन करने के लिए ज़रूरी है वो आप ज़रूर करें। उसके बाद में आगे हम बात करें तो संस्कृत में मात्रा वचन के रूप में कटते हैं। संस्कृत ऐसा विषय जिसमें गणित की तरह पूरे नंबर मिल सकते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जिनको बोला जाता है उसमें आपका एक आता है संस्कृत, अगर 10th के लिए हम बात करें तो। क्योंकि देखिए साइंस सोशल साइंस में फुल में से फुल मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है संस्कृत और गणित के कंपैरिजन में। यहाँ नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर यहाँ आपके नंबर नहीं कटे और साइंस में यदि आपके थोड़े बहुत नंबर कट भी गए तो ये दोनों सब्जेक्ट उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि नंबर कहाँ कटते हैं। आगे हम बात करेंगे एक और क्लिप या एक और जो कंटेंट दिया है उसके बारे में कि भैया 55% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तनाव का शिकार होते हैं, इसलिए कुछ नया नहीं पढ़े। देखिए अभी जो मैंने बताया तो वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ भी नया ना पढ़े, जो पढ़ा है केवल उसी पर अपना फोकस और ध्यान लगाएं। जितना पढ़ा है रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पढ़ाई के अंदर, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, जितना पढ़ा है अगर उसका रिवीजन नहीं करा तो वो आपका पढ़ा हुआ पूरा बेकार हो जाएगा। अब जो इसके अंदर मेन मेन पॉइंट है उन चीज़ों का हम बात कर लेते हैं। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। इससे ये होगा कि आपका हेजिटेशन खत्म होगा। यदि आप बिल्कुल लगे लगाए टाइम पे आ रहे हैं, 9 बजे परीक्षा है और 9 बजे ही आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हड़बड़ाहट रहेगी और आपको जो धड़कन है आपकी बढ़ेगी वो अगले आधा घंटा आपका ख़राब कर देगी।
तो ये चीज़ करना है, पहले ही आपको वहाँ पहुँच जाना है। वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, रात को जब आपकी परीक्षा हो सुबह, तो रात को अपना पूरा कंपॉक्स रेडी करें, अपना एडमिट कार्ड उसके अंदर रखें, अपनी यूनिफॉर्म को जो है प्रॉपर तरीके से रखें, प्रेस वगैरह कर करके शूज़ सॉक्स सारी चीज़ें प्रॉपर रखें, और कुछ ना कुछ खाकर जरूर आएँ। नहीं तो परीक्षा के दिनों में बच्चे देखते हैं कि भूखे आ जाते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला आपके भूखे रहने से। आपको प्रॉपर डाइट लेकर के सुबह से आना है। और डाइट भी मैंने जो बोला, हेल्दी डाइट आपकी होना चाहिए। उसके बाद में परीक्षा हाल में पेपर को अच्छे से पढ़ें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा के हाथ में जैसे ही पेपर आता है वो उसको सॉल्व करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? सॉल्व करने लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें करना है कि परीक्षा हाल में पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें, पूरा पेपर हमारे माइंड में क्लिक करें। जो चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं हमें, उनको सबसे पहले करें। जो चीज़ें हमें थोड़ा डाउट है उनको थोड़ा बाद में करें। इससे ये होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले जो भी शिक्षक हैं, वहाँ पर आपका इफ़ेक्ट उन पर बहुत अच्छा पड़ेगा, और उसका इफ़ेक्ट आपको कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। समय सीमा का ध्यान रखें, पेपर समय पर पूरा करें, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है तो भी सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या? आपका जो पेपर है वो अगर 3 घंटे का है तो वो 2.5 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आधे घंटे पहले हमें परीक्षा हॉल छोड़ देना, नहीं, हमें पूरा इस्तेमाल करना है। लेकिन अगले 30 मिनट तक आप उस पेपर को क्या करेंगे? उस पेपर को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, एक एक आंसर क्वेश्चन पर टिक करेंगे कि क्या मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो उनको अंदर से चेक करेंगे, कहीं मैथ्स की बात के तो प्लस माइनस का तो मिस्टेक नहीं हो गया, साइंस की बात है कहीं ऑब्जेक्टिव तो मेरा गलत नहीं हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर एक बार मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर अच्छा जाए। वो पूरे 1 महीने का लगभग ड्यूरेशन होता है किसी भी बोर्ड को लेकर परी पेपर का, तो वो आपको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सपोर्टिव वीडियो आपको लगा हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये एक ऐसा वीडियो है जो आप अपने हर दोस्तों के साथ पहुंचाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपके जो भी हमारे साथी जो छात्र हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो 15-17 मिनट आपका लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये 17 मिनट आपके परीक्षा के दौरान आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।